मोहम्मद को 53 साल में पहली इंतखाबी शिकस्त। मलेशिया के साबिक वजीर आजम महातीर मोहम्मद को हफ्ते के रोज 53 सालों में पहली बार इंतखाबी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिससे उनके 7 दहाइयों के सियासी करियर का खात्मा हो सकता है। 97 साल महातीर, जिन्होंने 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक मलेशिया के वजीर आजम के तौर पर काम किया, वो लिंगिकावी जजीरे के हलके में अपनी पार्लिमानी नशिस्त बरकरार रखने में नाकाम रहे। वो 5 उम्मीदवारों में चौथे नंबर पर आया। यह नशिस्त उस पेरिकातन मुत्तहद के उम्मीदवार मोहम्मद सहीमी अब्दुल्ला ने जीती है, जिसकी क़यादत एक और साबिक वज़ीर आज़म मुहीउद्दीन यासीन कर रहे हैं। NDTV के मुताबिक इन्सानतर के बाद ये महातीर की पहली इंतखाबी शिकस्त थी। महातीर एक ऐसे मुत्तहद की क़यादत कर रहे हैं जिसने बदअनवानी के इल्ज़ामात की वजह से बरसान नेशनल हुकूमत को गिराने का अज़्म किया है। पाकिस्तान में 30,000 पोल्ट्री फार्म बंद होने का खदशा, वजह सामने आ गई। मुल्क में सोयाबीन सीड्स की क़ल्त के सबब 30,000 से ज़ायद पोल्ट्री फार्म्स बंद और सैकड़ों फीड मिल्स के मुतासरा होने का खदशा पैदा हो गया। न्यूज़ वेब के मुताबिक रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साहब रफीक ने उस हवाले से हुकूमत को मुतनबा करते हुए कहा है कि उस वक्त बंदरगाह पर पहला कर 30,000 टन सोयाबीन मील खले आसमान तले पड़े हैं, जिनकी मालियत 22 अरब रुपए है। साहब रफीक का कहना था कि अगर ये सीड्स फुली रिलीज न किए गए तो अगले 2 हफ्तों में मुल्क में न सिर्फ मुर्गी और अंडे दस्तयाब नहीं होंगे, बल्कि दूध और गोश्त की भी क़ल्त पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उस सूरत हाल से मुल्क में 30,000 से ज़ायद पोल्ट्री फार्म बंद होने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि उससे 300 से ज़ायद फीड मिल्स बराह रास्त मुतासर होंगी। अगर बरवक्त इक़दामात न किए गए तो उस सेक्टर में लगभग 1,200 अरब रुपए की सरमायाकारी खत्म हो जाएगी, जिसमें एक बड़ा हिस्सा गैर मिल्की सरमायाकारी का है। साहब रफीक का कहना था कि 15 से ज़ायद लोगों का रोजगार पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता है, चुनांचा हुकूमत को उस तरह तवज्जो देनी चाहिए। सोयाबीन मील फीड का अहम जुज़्व है, उसके बगैर फीड की तैयारी मुमकिन नहीं। उसकी दिन दस्तयाबी से फीड इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जिसके नतीजे में पोल्ट्री फार्म्स, फिश फार्म्स और डेयरी फार्म्स तबाह हो जाएंगे। हुकूमत को उस सूरत हाल की संगीनी का अदराक करना चाहिए। इंतजार की घड़ियां खत्म, फुटबॉल वर्ल्ड कप आज शुरू होगा। शायकीन फुटबॉल के इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब है। दुनियाई खेल का सबसे बड़ा आलमी मेला कतर में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के माबीन होगा। न्यूज़ के मुताबिक दुनिया भर के शायकीन फुटबॉल के इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब है। कतर में आज से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, जिसके लिए दुनिया भर के फैंस का जोश ज़ाती आसमान पर पहुंच गया है। इफ्तिताही मौके में मेजबान कतर और इक्वाडोर टकराएंगे। टूर्नामेंट का आगाज अलबीत स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से होगा, जिसमें आलमी शहरत याफ्ता फनकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे और म्यूजिक के तड़के से शायकीन का लहू गरमाएंगे। 1 माह तक जारी रहने वाले दुनिया के उस सबसे मकबूल खेल फुटबॉल के आलमी कप में 32 ममालिक की टीमें ट्रॉफी उठाने के जज्बे के साथ शिरकत करेंगी। ताहम फैसला 18 दिसंबर को होगा कि दुनियाई फुटबॉल पर हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा। फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से फैंस का जोश आसमान की बुलंदियों पर है। दुनिया भर से ये शायकीन ने कतर की रौनकें दुबाला कर दी हैं और सड़कों पर मेले का समा है। ब्राजीली नाटक ने खेल से वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए ट्रॉफी की 3000 रेप्लिका बना डाली हैं और वो अपनी टीम यानी ब्राजील की जीत के लिए पुरउम्मीद है। टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज आज मेजबान कतर और इक्वाडोर के माबीन मैच से होगा। पहले मरहले में 32 टीमें 8 ग्रुप में तकसीम की गई हैं। हर ग्रुप से 2 टीमें घर और 2 टीमें आगे जाएंगी। नॉकआउट मरहला 3 दिसंबर से शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर वापसी की इजाजत मिल गई। ट्विटर के नए मालिक इलोन मस्क ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर वापस आने की इजाजत दे दी है। ट्विटर के नए मालिक इलोन मस्क ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर वापसी से मुताल्लिक सार्फिन से सवाल पूछा था। अक्सरियत ने उनकी वापसी के हक में वोट दिया, जिसके बाद इलोन ने ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल करते हुए उन्हें वेबसाइट पर वापस आने की इजाजत दे दी है। इलोन मस्क ने ट्विटर पर अपने पोल का इनवान जुबान खल्क नकारा खुदा रखा था। उस पोल में 51% ट्विटर सार्फिन ने ट्रंप की वेबसाइट पर वापसी के हक में, जबकि 43.2% ने मुखालफत में वोट दिया। वाज़ेह रहे कि कैपिटल हिल पर हमले के वाक़े के बाद 2021 में ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद किया गया था। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। उनकी तदफीन दारुल उलूम कराची के कब्रिस्तान में की जाएगी।
कार्रवाई न्यूज के मुताबिक मुफ्ती आजम कराची मुफ्ती रफी उस्मान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा मरहूम के छोटे भाई मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई, जिसमें JOI के सरबराह मौलाना फजील रहमान, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, हाफिज नईम रहमान, औरंगजेब फारूकी समेत इल्माए कराम, सियासी, समाजी और मुख्तलिफ शिबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुफ्ती रफी उस्मानी मरहूम का दारुल उलूम कराची के कब्रिस्तान में स्पर्द खाक किया जाएगा। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफी उस्मा का गुज़िश्ता रोज तवील अदालत के बाद इंतकाल हुआ था। वो तवील अरसा से अलील थे और इंतहाई नगहदाश्त में थे। मरहूम जामा दारुल उलूम कराची के सदर और वफाक अल मदारिस अल अरबिया के सरपरस्तिला थे। टाई यूनिवर्सिटी ने सऊदी वली-अहद को अहम एजाज दे दिया। बैंकॉक टाई यूनिवर्सिटी ने सऊदी वली-अहद को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दे दी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वली-अहद वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पायदार तरक्की के लिए ज़मीनी इल्म के शिबे में थाईलैंड की कैसीटार्ट यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया है। सऊदी खबररसा एजेंसी SPA के मुताबिक थाई दारुल हुकूमत बैंकॉक में वली-अहद की रहाइश गाह पर कैसीटार्ट यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर करेसाना पूंग कैरातीकार ने मुलाकात की। यूनिवर्सिटी के सदर ने माहौलियात के हवाले से वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इक़दामात को सराहते हुए उन्हें मुस्तक़िल तरक्की की जानिब मुस्बत इक़दाम करार दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हवाले से दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए मुमलकत के इक़दामात और की जाने वाली कोशिशों को जारी रखने की यकीन दहानी कराई। मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला खलाई मिशन तैयारी के आखिरी मराहिल में। मुत्तहिदा अरब अमारात अपना पहला खलाई मिशन 28 नवंबर को चांद पर भेजेगा। मिशन की कामयाबी की सूरत में अमारात अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद की सतह पर उतरने वाला पहला अरब और दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। न्यूज के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने मरीख के बाद चांद के इसरार दरियाफ्त करने के लिए पहला अमाराती खलाई मिशन एक्सप्लोरर राशिद 28 नवंबर को चांद पर भेजने का ऐलान किया है। मिशन की कामयाबी की सूरत में अमारात अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद की सतह पर उतरने वाला पहला अरब और दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। मोहम्मद बिन राशिद खलाई सेंटर की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि अमारात के मकामी वक्त के मुताबिक पहला अमाराती खलाई मिशन 28 नवंबर को 12:46 पर रवाना किया जाएगा। सेंटर का कहना है कि तारीख और वक्त में मौसमी हालात या दीगर अमूर की वजह से तब्दीली हो सकती है। ये ऐलान एटलस के दहाने पर एक्सप्लोरर राशिद की लंदन के मकाम की तसदीक के बाद किया गया है। यह तमीनान कर लिया गया कि एक्सप्लोरर राशिद 47.5 डिग्री शुमाल और 44.4 डिग्री मशरिक में मेयर फ्रेगोरिस जोन के जुनूब मशरिक में बैरूनी किनारे पर उतरेगा, जिसे चांद के इंतहाई शुमाल में वाक़े बहर अल-बर्द ठंडक का समंदर कहा जाता है। एटलस का दहाना ऐसा मकाम है जिसे उससे कबल किसी भी खलाई मिशन ने दरियाफ्त नहीं किया। खलाई मिशन उस वक्त अमेरिका के कीप कैनुरल खलाई 2040 में मौजूद है। रवानगी की तारीख करीब आने पर इसे लांचन पेड पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ISPs के मुताबिक खलाई गाड़ी बराह रास्त चांद का रुख करने के बजाय कम तवानाई वाले ट्रैक का इंतखाब करेगी। रवानगी के 5 माह बाद मार्च 2023 में गाड़ी चांद पर उतरेगी। मिशन का मकसद चांद की सतह की मुख्तलिफ पहलुओं से जांच करना है, जिनमें चांद की मिट्टी और उसकी तश्कील, अज्जा, उसकी हरारती खसूसियात और तरसील की खसूसियात की जांच की जाएगी। मिशन के दौरान रोवर चांद की सतह की तस्वीर लेगा और दुबई के कंट्रोल रूम में वापस भेजेगा। मिशन मादी साइंस, रोबोटिक्स, नक़ल व हरकत, नेविगेशन और मवासलात में नई टेक्नोलॉजीज का भी तजर्बा करेगा। फीफा वर्ल्ड कप 3 क्रूज जहाज भी कतर पहुंच गए। दोहा कतर में कल से शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के मुंतज़मीन ने दोहा पोर्ट पर फुटबॉल के परस्तारों के लिए तीसरा क्रूज शिप भी मंगवा लिया। गैर मलिकी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मैचेस देखने के लिए दुनिया भर से फुटबॉल शायकीन कतर पहुंच गए हैं, जिनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, होटलिंग और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। उस हवाले से इवेंट के मुंतज़मीन का कहना है कि उस आलमी फुटबॉल मेले 30 लाख से जायद मलिकी व गैर मिल्की तमाशाइयों की आमद मुतवक्किल है, जिनके ताम व क़याम के लिए हर मुमकिन इंतजामात किए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से भरपूर तैयारी के साथ उस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम किया गया है कि सब कुछ बलारकावट चलता रहे। सिक्योरिटी, होटलों के कमरे और ट्रांसपोर्टेशन समेत तमाम शिबों को मुकम्मल तौर पर कोर किया गया है, जबकि पाक फौज के जवान भी सिक्योरिटी टीम का हिस्सा हैं।
قطر کے پاس ورلڈ کپ میں شامل تمام ٹیموں، کارکنوں، رضاکاروں اور شائقین کے لیے ہوٹلوں کی گنجائش کم ہے اور وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیمپنگ اور کیبن سائٹس بنا رہا ہے۔ اس سلسلے میں 3 کروز جہاز کرائے پر لیے گئے ہیں اور شائقین کو پڑوسی ممالک میں قیام کرنے اور وہاں سے کھیلوں کے لیے فضائی ذرائع سے آنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق 26 منزلوں اور 1000 کمروں پر مشتمل 2 دیوہ قامت کروز جہاز قطر میں پہلے ہی کھڑے ہیں، جبکہ تیسرا جہاز بھی پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ صحرا میں ریسٹ رومز اور بیڈ رومز پر مشتمل ہزاروں پرتائش خیمے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ جنیوا میں قائم کروز بحری جہازوں کی کمپنی MSC کروزز نے 20 نومبر کو شروع ہونے والے ورلڈ کپ سے 6 ہفتے قبل ایک معاہدے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت 1075 کیبن والا MSC اوبیرا 19 نومبر سے 19 دسمبر تک قطر میں دستیاب ہوگا۔ پیر کو MSC کی ویب سائٹ پر دی گئی معلومات کے مطابق فٹ بال کے گروپ مرحلے کے دوران کم از کم 2 راتوں کے قیام کے لیے فی شخص کرایہ $470 سے شروع ہوتا ہے۔ سعودی عرب صحرا سمندر میں بدل گیا۔ ریاض سعودی عرب کے صحرا حائل میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری موسلا دھار بارش کے بعد صحرا سمندر کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ کالاجفر کے صحرائی علاقے میں تاحد نگاہ پانی جمع ہے، جسے دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ شاید ساحل سمندر کی سیر کر رہے ہیں۔ سعودی فوٹوگرافر محمد عثمان الطویل نے صحرا میں سمندر کے مناظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر کے سیر و سیاحت اور تفریح کا شوق رکھنے والوں کو کہا ہے کہ وہ ضرور اس علاقے کی سیر کریں۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ حائل سمیت مشرقی ریجن، شمالی حدود اور الجوف و مدینہ منورہ کے بعض علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمے کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ، وہاں، حصیر اور جازان میں مطلع ابر آلود ہوگا، جس کے باعث درمیانے درجے کی بارش کی توقع ہے۔ لاہور خنزیر کا گوشت اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، ملزم گرفتار۔ لاہور کسٹمز کے عملے نے خنزیر کے گوشت کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ سے غیر ملکی باشندے کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کسٹمز حکام نے لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر سور کے گوشت کی اسمگلنگ کرنے والے غیر ملکی باشندے کو حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق کسٹمز حکام کو خفیہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ نجی ایئر لائن کی پروازی ER724 پر دبئی سے سور کے گوشت کی اسمگلنگ کی جائے گی۔ کسٹمز حکام نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے قبضے سے 400 کلو سور کا گوشت برآمد کرتے ہوئے اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ حکام کے مطابق اسمگلر نے سور کا گوشت 12 بڑے کارٹنز میں خاص قسم کی بلیک پلاسٹک شیٹس میں پیک کر رکھا تھا تاکہ اسکنگ مشین سے بچایا جا سکے۔ ڈپٹی کلکٹر کسٹمز سائرہ بطول خود ایئرپورٹ پر پہنچ گئیں اور اسمگلر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، جبکہ ذرائع نے بتایا کہ سور کا گوشت مختلف ہوٹلوں میں سپلائی ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔